अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम तितली जैसा प्यार पढ़ने लगे हैं राहत जबीन का। इसका ड्रामा भी आ रहा है मोहब्बत गुमशुदा मेरी के नाम से। तो मैंने सोचा कि इसका हम नॉवल पढ़ते हैं, क्योंकि अक्सर नॉवल की जो काफ़ी चीज़ें होती हैं वो मिस आउट कर देते हैं जब वो ड्रामाटाइज़ करते हैं उसे। तो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। इट वुड हेल्प मी अ लॉट, ताकि मैं आपके लिए और नॉवेल्स ला सकूं। तितली जैसा प्यार। किस नंबर 1। गलती हो गई जो इस नकम्मी को अलमारी ठीक करने का कह दिया। कमरे में दाखिल होते ही समीना बेगम का दिमाग घूम गया। सारे कपड़े बेड और जूते कालीन पर ढेर, और ख़ुद मोहतरमा कहाँ गायब थी। समीना बेगम को अच्छी तरह अंदाज़ा था। तभी गुस्सा जब्त करती बैल्कोनी की तरफ मुड़ी। हस्ब तवक्का मोहतरमा ज़ोबारिया साहिबा झूले पर हैंड फ्रीज लगाए मदहोश थीं। आंखों पे खीरे के कतले, पैरों के नाखून नफासत से सुर्ख रंग में रंगे। कानों में रस घोलते आतिफ असलम की वजह से माँ की आवाज़ बहुत दूर से आती सुनाई थी। तभी इत्मीनान से हाँक लगाई थी। अम्मी जान कर रही हूँ, अभी काम ख़त्म करके आती हूँ। उसके बाद अम्मी जान को कौन रोकता। कहाँ का आतिफ असलम और कहाँ के कीड़े के कतले। कोई इतनी बड़ी लड़की को मारता है। वो रोहान सी हो गई। तुम्हारी यही हरकतें रहीं तो एक दिन जूते भी खाओगी। अम्मी जान को मसीदता हुआ क्या। सारा कमरा बिखेर कर यहाँ पॉलर खोल कर बैठी हो। तुम्हारी उम्र है ये हरकतें करने की। अम्मी उसे खाना ना देने की धमकी और अलमारी तरतीब देने का हुक्म देती चली गई। ज़ोबारिया ने गुस्से में सारे कपड़े जूते अलमारी में ठोंस कर ज़बरदस्ती अलमारी बंद की। उसका कसूर कहाँ था। स्वीट 16 का आगाज़ था। निर्मल कोमल अनछुए जज्बात। सुना है इस उम्र में तो गधी पर भी रूप आ जाता है। वो तो ज़ोबारिया सहमत थी। इस कदीम तर्ज के बने बड़े से घर की रौनक और मीना थी। जहाँ ताया ज़ुबैर और ताई साजदा बेगम की आंखों का तारा थी, वहाँ माँ बाप की आंखों की ठंडक। ज़ुबैर और साजदा 2 बेटियों की शादी कर चुके थे। अब रह गया इकलौता बेटा दानियाल। तो ज़ुबारिया से बड़ी रोशानी को पैदा होते ही दानियाल के लिए मांग लिया गया था। अब महका और मुतवक्का ससुराल में परवान चढ़ती रोशानी सुखर ना होती तो क्या होती। ऊपर से ज़ुबारिया 16वां सन लगा था कि ये तार सा कद निकाल लिया। और अक्ल, वो तो लंबे कद वालों की वैसे ही टखनों में होती है। भाई हम नहीं, सियाने कहते हैं। ज़ुबारिया का मोबाइल वहीं झूले में रखे रखे गायब हो गया। पूरा घर सर पर उठाने से पहले ही सेबी को अंदाज़ा हो गया था कि क्या कहा। दोनों घरों की बैल्कोनी आपस से मिली थी। बस एक छोटी सी रीलिंग ही तो थी, जिसे बचपन से लेकर अब तक कूदती आई थी। बस अब भी फलांग ली। ये भूल गई कि बचपन गुजर गया। अब जवानी की अवलीन बहार के दिन थे। बचपन की आदतें आसानी से कहाँ जाती हैं। साइम मज़े से गैलरी खोले उसकी तस्वीरें देख रहा था। कैसे गैर इखलाकी हरकत थी। उसे गुस्सा तो आना ही था। माय गॉड, ये तुम हो? क्या सेल्फी है यार। तुम इस तरह किसी की पर्सनल फाइल से ही देख सकते। ओफ, बागड़ बिल्ली लग रही हो। वो हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। साइम के बच्चे। जेबी रोने वाली हो गई। साइम तो हुदवी बच्चा है। फिर जेबी को देख के एकदम चौंकने की अदाकारी। जेबी तुम कब आई? मेरा सेल वापस करो। कौन सा सेल? मेरे पास तो नहीं है। टिठाई से सेल जेब में डाल लिया। मैं तुम्हारा हशर कर दूंगी। अच्छा, कैसे? कुर्सी झुलाते उसने दिलचस्पी से जेबी के सुस्त चेहरे को देखा। कोई गुस्से में इतना खूबसूरत भी लग सकता है। मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। जेबी मुट्ठियां भींच कर चिल्लाई। तोड़ कर दिखाओ। वो तनकर खड़ा हुआ तो जेबी जैसे छोटी पड़ गई। जीन्स की सफ़ेद टी शर्ट पहने ये वो साइम नहीं था जो उसका बैग उठाकर वैन में रखता था, टूटी गुड़ियाँ जोड़ा करता था या साइकिल की चेन चढ़ा देता था। मेरा मोबाइल वापस करो। एक फितरी कशिश से खुद को छुड़ाते सेबी मदम हुई। नहीं करता। उसे धीमा पड़ते देख के वो और फैल गया, और सेबी बचपन वाली चुड़ैल बन गई जो नाखूनों से उसका चेहरा नोच लिया करती थी। इसी छीना झपटी बच बचाओ और धमकियों की आवाज़ों ने ऑफिस से वापस आई फायका के हाथ से पर्स छुड़ाया। उन्होंने खूबसूरत नजरों से बंद दरवाजे को देखा। उनका तस्वुर और अंदर से आती आवाज़ें पीछे के मंजर को और भी भयानक बना गईं। साइम बदतमीजी मत करो। स्टार्ट किसने किया था? मेरा बाजू छोड़ो। मिन्नत करती आवाज़। आज नहीं, आज सारे बदले लेकर रहूँगा। धमकी ही धमकी। फायका ने धाड़ से दरवाज़ा खोला। सोभारिया अपना बाजू छुड़ाकर फायका के पीछे आग छुपी। आंटी देखें ये मेरे साथ क्या कर रहा था। उन्होंने दहलकर अपने 18 साला बेटे को देखा, फिर उसके हाथ में पकड़े पानी के जग को। आंटी देखें ये मुझ पर पानी फेंक रहा है। पानी। फायका की रुकी हुई सांसें बहाल हुई। ये मेरा मोबाइल उठा लाया है। मैं नहीं लाया। आंटी देखिए इसकी जेब में है। बकवास बंद करो। शट अप। फायका चिल्लाई। साइम
इसका मोबाइल वापस करो। माँ का गुस्सा और हालत देखकर साइम ने शर्मिंदा होते हुए मोबाइल निकालकर सेबी की तरफ बढ़ा दिया था। मोबाइल लेते ही सेबी को याद आया कि इस पर तो लॉक लगा है, यानी तस्वीरें नहीं देख रहा था, सिर्फ अदाकारी कर रहा था। कितनी बार मना किया है, अब तुम दोनों बच्चे नहीं रहे हो। वो वक्त गुजर गया जब एक दूसरे के घर की दीवार फैलागा करते थे। पासा रखा करो। और सेबी, खबरदार, जो तुम आइंदा इस तरह साइम के कमरे में नजर आई। फाइका के दबंग और गुस्से भरे लहजे से सेबी की जान जाती थी। तभी शराफत से सर हिलाकर बेलकोनी की तरफ खुलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ी। यहाँ से नहीं, सीधे रास्ते से जाओ। वो मैंने शूज़ नहीं पहने। सेबी मिनमिनाई। फाइका झुंझला गई। जाओ, लेकिन आइंदा की हरकत ना देखूं। सेबी सर पर पाँव रखकर भागी थी। साइम बेचैन हो गया। मामा, आपने इसे ख्वामखा डांट दिया। गलती तो मेरी थी। तुमसे तो मैं शाम में बात करूंगी। उन्हें अपने आसाब संभालने के लिए वक्त दरकार था। वसी दस्तरखान पर मौजूद तमाम अफराद खाना खाने के साथ खुशखबरियों में मसरूफ़ थे। समीन और साजिदा को तमाम घरेलू अमूर इसी दौरान मर्दों के गोशगुजार करना होते थे। इस दौरान ज़ोबारिया की फरमाइशें ना हों, ये तो मुमकिन ही ना था। सरमद को बेटी की खामोशी बहुत खुली। हमारी बुलबुल क्यों खामोश है? मैं किसी की बुलबुल नहीं हूँ। उसकी नाराज़ आवाज़ पर सब मुतवज्जा हो गए। रोशाने के हाथ के बने पुलाव की तारीफ करता तान्याल भी। किसने मेरी बेटी को नाराज़ किया? सरमद की नज़रें समीना की तरफ उठी। मुझे क्यों देख रहे हैं? मेरी क्या मजाल जो आपकी लाटों को कुछ कह सकूं? वो तिलमिलाई। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब हर वक्त डांटते रहते हैं। उसके लहजे में बच्चों जैसी शिकायत थी और जुबैर साहब उसे बच्चों की तरह ही ट्रीट करते थे। किसकी जरूरत है जो हमारी जेबी को डांटे? अभी बताओ, मैं इस घर से उसका दाना पानी बंद करता हूँ। अल्लाह अल्लाह, ऐसी भी क्या नाजुक मिजाजी, जरा सा घर के काम काज के लिए। समीना की चेट के गुस्से से जान जाती थी। ये इतनी बड़ी हो गई है कि घर के काम काज कर सके। ये कहते हुए सब भूल जाते थे कितनी सी उम्र में रोशाने सारा किचन संभाल लेती थी। रोशाने ने शाकी नजरों से माँ को देखा था। घर में तीन तीन औरतें हैं, जेबी को काम की क्या ज़रूरत है? बाप भी फौरन मदद को आया। ये तीनों औरतें इसके साथ जहेज में दे दीजिएगा, अनोखा लाट है। समीना को ताव आ गया। अरे भाई, सीख लेगी, जल्दी क्या है, अभी तो कॉलेज जाएगी, डॉक्टर बनेगी। सरमद साहब के सारे ख्वाब उसी से वाबस्ता थे। बेटा होता तो डॉक्टर बनता। है, आज के दौर में लड़कियां क्या नहीं करती। जेबी उनका ख्वाब पूरा करेगी, ये उनकी ख्वाहिश थी और उनकी ख्वाहिश से जेबी की जान जाती थी। तभी फ़ौरन मौसू बदल दिया। ताया अब्बू, मेरी सहेली की सालगिरह है और मेरे पास कोई भी नया ड्रेस नहीं है। इसमें क्या मुश्किल है दानियाल, शाम को बच्चियों को साथ ले जाओ और जैसी शॉपिंग चाहती हैं करवा दो। ले जाऊंगा। अब मुंह फुलाना बंद करो। रोशाने, तुम्हें भी कुछ लेना है? दानियाल सेबी को तसल्ली देकर रोशाने की तरफ मतवज्जा हुआ। साथ जाऊंगी तो कुछ ना कुछ खरीद ही लूंगी, वो मध्यम लहजे में बोली। दानियाल ने उन्हें अच्छी खासी शॉपिंग करवा दी थी। सोवारिया का मूड भी बहाल हो गया। शॉपिंग की चीज़ें देख देख कर दिल ही नहीं भर रहा था। अच्छा लगेगा ना? एक खूबसूरत सा सूट अपने साथ लगाते हुए उसे रोशानी को देखा, जो बेड पर बिखरी चीज़ें समेट रही थी। बहुत जचेगा। रोशानी मुस्कुराई। तुम भी ले लेती? दानियाल को अच्छा नहीं लगा था। उन्होंने पहनना था या तुमने? सोभारिया ने नाक चढ़ाई। रोशानी के होंठों पर खूबसूरत सी मुस्कान फैली। देखना तो उसने ही है। रहने दो, कभी नजर भर के तुम्हें देखा तक नहीं। सोभारिया को दानियाल के संजीदा अंदाज से हाथ से शिकायतें दी। रोशानी को अच्छा नहीं लगा तो चिढ़ गई। तुम्हारे सामने देखेंगे। सोभारिया जोश में उसके सामने आ खड़ी हुई। हैं, छुप छुप के देखते हैं, ऐसे लगते तो नहीं। उम्र ही ऐसी थी। मोहब्बत एक खूबसूरत तितली जैसी लगती, जो फूलों के कुंज में आंख मचोली खिलती थी। अभी से उनकी मर्जी पे चलती हो, बाद में क्या करोगी? रोशाने के घूरने पर उससे पैंतरा बदला। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। रोशाने की सिमटा सिमटी हो गई थी, इससे इत्मीनान से बैठ गई। जरा भी नहीं। वो हल्का सा घूरते हैं, तुम कांपना शुरू कर देती हो। ना लड़ाई झगड़ा, ना नखरा, ना कोई एक्साइटमेंट। वो तो बोर हो जाएंगे तुमसे। लाहवालीपन में कहे के जुमले रोशाने के दिल पर तीर की तरह लगे। तो फिर ये मोहब्बत तो ना हुई? वो तुमसे मोहब्बत करते हैं? फिर से वही जोश। रोशाने चिढ़ गई। तो क्या यूं ही मंगनी कर ली? सोबारिया ने सूट एक तरफ रखा और उसके सामने बैठ के कुशन गोद में रख लिया। लावाली सोच पर तफक्कुर की पहली परछाइयाँ पड़ी थीं। रोशाने, शादी के लिए मोहब्बत ज़रूरी है। हर रिश्ते में मोहब्बत ज़रूरी होती है। मैं तो लव मैरिज करूँगी। थोड़ी सोच विचार के बाद ऐलान किया। किसी ढंग के बंदे से करना, वरना सौ जूते पड़ेंगे। रोशाने ने उसकी बात लापरवाही से उड़ा दी। सोबारिया के चेहरे पर खोई खोई मुस्कुराहट जागी
और सहन के पर्दे पर साइम का सरापा। कोई ऐसा वैसा हमारी नज़रों में समाने क्यों लगा? क्यों हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती हो? क्या करूं? कुछ काम काज ना सिखाया तो लोग मुझे ही फोड़ कहेंगे। बड़ी तो घर में निमट गई, इसने तो ससुराल जाना है, लाख डिग्रियां ले लो, घर का किचन तो देखना ही पड़ता है। समीना की अपनी ही फिक्रें थी। एक बेटा और होता तो इसे भी मांग लेती। साजदा की हंसी की आवाज़ पे जोबारिया को ताव आ गया। और मैं तो जैसे मान ही जाती, रोशा ने समझ रखा है क्या? वो बैल्कुनी में आ गई। मट्टी के आबोरों में पानी कतला था। रोशाने को फुर्सत ना मिलती तो कौन बेकार करता, उसे तो बेकार ही लगती। फिर चिड़ियाँ आती कहाँ थी? दरख्त कट चुके, आबादी फैल गई, चिड़ियाँ यहाँ का रास्ता भूल चुकी थीं। जहाँ बसेरा ना हो सके वहाँ बसेरे की ख्वाहिश रखने वाले क्यों आएंगे? वो झूले पर बैठ गई। साथ वाली बैल्कोनी से गिटार पर गुनगुनाने की मधम आवाज़ आ रही थी। उफ, ये साइम का जुनून! उसे सिंगर बनना था। साथ ही उसे फाइका आंटी की डांट याद आई। वो कुछ और बदमज़ा और उदास हो गई। तुम यहाँ बैठी हो, चलना नहीं है? वो रेलिंग की दूसरी तरफ आ खड़ा हुआ। सोभारिया ने सर उठाकर उसे देखा। वो ढलती शाम के साय में था। पेशानी पर बिखरे बाल, चमकती आंखें, सर जमीन, दिल पर एक नन्ही सी कौनपल फूटी, बीज जो ना जाने कब से बोया जा चुका था। ओ हेलो! सोभारिया साइम की आवाज़ पे चौंक गई। तैयार क्यों नहीं हुई? मैं नहीं जा रही। क्यों? तुमने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की और आंटी ने इतनी बातें सुना दी। वो तो मैंने भी सुनी है, इतना लंबा लेक्चर था। अब बड़े हो गए हो, बच्चों जैसी हरकतें मत करो, जेबी से दूर रहो। आंटी ने ये कहा? वो चौंक कर सीधी हुई। तकरीबन। साइम ने कान खुजाया। उन्हें मुझसे क्या दुश्मनी है? पहले तो गोद में बिठा के निवाले खिलाया करती थी। आई थिंक अब तुम उनकी गोद में पूरी नहीं आती हो। मासूमियत से वजाहत दी। डफर! तुम्हें पता ही नहीं मैं चीज़ क्या हूँ। साइम का लहजा मजाक उड़ाता था। लड़कियां मेरे आगे पीछे फिरती हैं, मुझसे दोस्ती के लिए मरती हैं। वो जब से कॉलेज गया था उसके अंदाज ही बदल गए थे। तुम में ऐसा क्या है? सेवी को गुस्सा आ गया। तुम्हें मेरी कदर ही नहीं है। बचपन में मुफ्त में मिल गया था ना, इसलिए। तुम तो दरख्त से गिरे आम थे जिसे मैंने मुफ्त में उठा लिया। सामने भी सेवी थी। उड़ाओ मजाक। जिस दिन मैं फेमस सिंगर बन गया, लिख कर रखो लो, तुम्हें ऑटोग्राफ नहीं दूंगा। ये ऑटोग्राफ का नहीं, सेल्फीज का दौर है। तुम्हारे साथ एक तस्वीर नहीं बनवाऊंगा। अच्छा, तो किसके साथ बनवाओगे? जाहिर है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? से भी झटक गई। सबकी होती हैं। लापरवाही से बाल संवारते हुए मजीद अकड़ गया। सबकी नहीं होती। अच्छा, तो मेरी है। नाम क्या है? सेबी ने दांत पीसे। किस किस का बताऊं? वो मजा लेने लगा। कितनी है? सेबी को गुस्सा आने लगा। 2, 4, 6। साइम उंगलियों पर गिनते गिनते रुक गया। मतलब कॉलेज में जितनी लड़कियां हैं फ्रेंड्स ही तो हैं। सेबी की हालत पर हंसी के साथ साथ तरस आने लगा था। जिसकी बर्थडे मना रहे हो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? सेबी मशकूक हो गई थी। अब यहाँ बैठकर तो किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। साथ चलना है तो चलो। साइम उसे गुस्सा दिलाकर मनाना चाहता था। ज़रूर जाऊंगी। वो खड़ी हो गई। मैं भी तो देखूं कौन सी ऐसी अनोखी फ्रेंड है जिसके लिए इतनी सेलिब्रेशन हो रही है। वो जोश में उठकर तैयार होने चल दी। जब से साइम कॉलेज गया था अक्सर ही अपने ग्रुप की बातें बताता, जिसमें लड़कियां भी शामिल थीं। सब मिलकर पढ़ाई के साथ साथ तफरीह प्रोग्राम बनाते रहते। सोबारिया के लिए सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी थी। बचपन से अब तक लड़की के नाम पर वो ही साइम की बेस्ट फ्रेंड रही थी। साइम उनके पड़ोस में रहता था। बचपन से दोनों का एक दूसरे के घर में बिला तकल्लुफ़ आना जाना था। ये ताल्लुकात रिश्तेदारों से भी बढ़कर थे। तभी रिदा की बर्थडे पार्टी आई तो सोबारिया साइम के साथ जाने को तैयार हो गई। हालांकि वो ना तो रिदा को जानती थी ना उसके घर वालों को। भरोसा था तो सिर्फ साइम पर। यह भी पता था कि घर वाले इजाज़त नहीं देंगे, इसलिए सहेली की सालगिरह का बहाना बना दिया। पहला झूठ जो घर वालों से बोला गया। पहली गलती करने से पहले तय किया गया कि बस आखिरी है, मगर ना वो झूठ पहला रहता है ना वो गलती आखिरी। कितना खूबसूरत घर है। सुबारिया ने घर में दाखिल होते ही सताइशी अंदाज में कहा। घर तो उनका भी खूबसूरत ही था, मगर जदीद तर्ज पर बने इस घर की बात ही कुछ और थी। मुराद के फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। साइम ने सुबारिया को देखा। जदीद खूबसूरत तराश तराश के लिबास और मेकअप में वो खासी बड़ी लग रही थी, वरना तो हमेशा बच्ची बच्ची सी लगती। सुबारिया के कदम रुक गए। ये मुराद का घर है? साइम भी रुक गया। हाँ, मगर बर्थडे तो तुम्हारी फ्रेंड रिदा की थी, मुराद के घर में क्यों सेलिब्रेट हो रही है? क्योंकि मुराद रिदा का भाई है। अब चलें? साइम ने तहम्मुल से जवाब दिया। अंदर ग्लास वॉल के पास खड़े
अली ने पुकार कर सबको जमा कर लिया। देखो साइम अकेला नहीं आया, कहीं अम्मा अब्बा को तो साथ नहीं ले आया। शहीर को तशवीश हुई, हालांकि उन सब की आपस में फैमिलीज़ के भी ताल्लुकात थे। नहीं यार, उसकी गर्लफ्रेंड है। अली, शहीर और मुराद जाकर शीशे से चिपक गए। जूस पीती तूबा ने रिता को देखा। साइम की गर्लफ्रेंड? उससे तो कभी जिक्र नहीं किया। आओ देखते हैं। लड़की खूबसूरत है, साइम की टक्कर की है। शहीर ने तबसरा किया। सोबारिया तसबसब में खड़ी थी। अब चलो यार, यहीं खड़ी रहोगी। साइम ने उसका हाथ खींचा था। पहली बार हील पहनी थी, से भी तवाज़ुन खोकर गिरने को थी कि उसे संभाल लिया। परफेक्ट सीन। शहीर के मोबाइल का कैमरा चमका और मंजर को कैद कर गया। किसी को पता भी नहीं चला। वैसे ही धक्का मार के गिरा तो। सोबारिया संभल के दूर हुई। तभी वो सब लोग बाहर आ गए। तारुफ हुआ। सोबारिया को वो सब अच्छे में लगे, मिलनसार और हंसमुख। बस सोबारिया की वजह से देर हो गई, साइम बता रहा था। मेरी वजह से ख्वामहा तुम्हारी वजह से हुई है। सेबी को बुरा लगा था। मैं तो कब से तुम्हारे गेट के बाहर खड़ा था। हाँ, तो 100 किस्म के बहाने बनाने पड़े। दानियाल भाई के जाने का इंतजार करना पड़ा। तो ना बनाती बहाने। लड़ने का मौका तो नहीं था, मगर दोनों शुरू हो गए। रिता और तूबा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। क्यूट लग रहे थे। बहाना ना करती तो वो तुम्हारे साथ यहाँ आने देते। नादानस्तगी में जेबी ने खुद ही पोल खोल दिया था। रिता को मदाखलत करके याद दहानी करवानी पड़ी कि वो उसकी बर्थडे में आए थे। वो शाम जेबी के लिए एक यादगार शाम थी। एक नया तजर्बा, एक नया एहसास। उसने तुम्हें पहली बार आई लव यू कब बोला? लड़के स्विमिंग में बिजी हो गए तो तूबा ने अचानक सवाल किया। ऐसी कोई बात नहीं, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। सोबारिया पसल हो गई। जो एहसास खुद से भी छुपा कर रखा था वो तूबा कैसे जान गई? रहने दो, देखकर ही अंदाजा होता है कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। वाकई? सोबारिया के पाँव जमीन से उठे। वो बिना पंख के उड़ान भरने वाली थी। वाकई। साइम भी। तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। तौलिए से बाल खुश करते साइम के हाथ रुके। उसने नागवारिश से शहीर को देखा। शुक्र है लड़कियां घर के अंदर चली गई थीं। तुमसे किसने कहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है? अच्छा, अब हमसे छुपाएगा बेटा? शहीर का लहजा साइम को अपने अंदर गुबार सा उठता महसूस हुआ। ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर मेरी सेटिंग करा दे। शहीर ने कमीनेपन की हद कर दी थी। मुराद ने भुखलाकर दोनों को देखा। शट अप, वो ऐसी लड़की नहीं है। साइम घुराया। तो मैं कौन सा वैसा लड़का हूँ? शहीर ने तौलिया कुर्सी पर उछाला। करवा दे यार, टाइम पास हो जाएगा। शहीर का हाथ साइम के कंधे पर आया और साइम का उसके मुंह पर, वो भी मुक्के की शक्ल में। वो टाइम पास टाइप लड़की नहीं है। रहने दे, अभी इशारा करूँ तो ये लड़की मेरे साथ दोस्ती को तैयार हो जाए। जोबारिया के बारे में एक लफ्ज़ ना कहना। मैं ऐसी लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ। ऐसी लड़की? साइम उस पर पुल पड़ा। शोर सुनकर लड़कियां भी भागी आईं। अली और मुराद ने बामुश्किल दोनों को अलग किया था। इसे समझा देना, आइंदा ऐसी बात की तो दांत तोड़ दूंगा। वो गुर्राया। चलो जेबी। साइम उसको धमकियां देता जेबी का हाथ पकड़कर वहां से ले गया था। देख लूंगा तुम्हें भी और तुम्हारी जेबी को भी। शहीर ने जमीन पर थूका। परसों की दोस्ती मिनटों में मलियामत हुई थी। देखकर ही पता चलता है कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। आखिर अक्टूबर की हनके में रिता की आवाज़ सरगोशी में ढल गई। कहीं रात की रानी हल्का सा मुस्कुराई। सोभारिया ने दोनों हाथ गालों पर रख लिए। क्या वाकई हमें देखकर पता चलता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? गाल थक रहे थे। उसने हाथ हटाकर गोद में रखे। अकब में टेक लगाकर तारों भरे आसमान से शिकवा किया। लेकिन उससे मुझसे कभी नहीं कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। उल्टा सारा रास्ता मुझसे लड़ता आया है। साइम की बातें याद करके वो बदमसा हो गई। घर वालों से झूठ बोलकर मेरे साथ आने की क्या ज़रूरत थी? शहर का सारा गुस्सा सेबी पर उतरा था। किसी पर तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ा। मैंने कहा था मुझे साथ लेकर आओ। सेबी को भी गुस्सा आ गया था। ओके फाइन, सारी गलती मेरी है। साइम ने गुस्से में हॉर्न पर हाथ रख दिया। ठीक है, मैं भी तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी कि तुम्हें कितना चाहती हूँ। उसने दिल ही दिल में साइम से बात न करने की ठान ली थी। सबसे बुरी बात तो ये हुई कि मैं सारा रास्ता जेबी को डांटता आया हूँ। वो भी नाराज़ हो गई है। अपने कमरे में बैठा साइम अली से बात कर रहा था। इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत थी? वो जेबी से दोस्ती ही तो करना चाहता था। क्या हमारी तूबा और रिता से दोस्ती नहीं है? उनकी बात अलग है यार। साइम झुंझला कर खड़ा हो गया। उनकी बात क्यों अलग है? अली ने ताज्जुब से पूछा, फिर खुद ही चौंक गया। बात सुन, तो उससे मोहब्बत करता है? नहीं यार। साइम गड़बड़ा गया। यकीनन यही बात है। तो उससे मोहब्बत करता है यार, वरना तुझे इतना बुरा कभी ना लगता। सिर्फ मोहब्बत में दिल चाहता है कि महबूब को 7 पर्दों में छुपा ले, कोई हमारे सिवा उसे देखे भी ना। एक बार अपने अंदर झांक।
जिन सवालों के जवाब बाहर नहीं मिलते उनके जवाब हमारे अंदर छुपे होते हैं। सर दिल का दरवाज़ा तो खोल, कहीं प्रिंसेस अंदर तो छुप कर नहीं बैठी। अली जैसे जोश में बोलता चला गया। गुमसुम सा साइम अपने अंदर खुलते दरवाजे देख रहा था। हर दरवाज़ा एक आईना था और हर आईने में एक ही शबिया। वो प्रिंसेस कहाँ थी? वो तो क्वीन ऑफ द हार्ट थी। साइम बेखबरी में ही सैर हो गया था। वो बहुत इन्हाक से पौधों को पानी दे रही थी और एक ही काम था जो वो इतना मगन होकर करती थी। गेट से अंदर आते साइम ने रुक कर उसे देखा। सफ़ेद ट्राउज़र और गुलाबी फूलों वाली शर्ट में मलबूस सेबी पर किसी तितली का गुमान होता था। उसकी नज़रों के इर्तकाज़ पर सेबी ने पलट कर देखा। एक बेहासा मुस्कान उसके लबों पर खुली, फिर फ़ौरन ही गायब हो गई। मैं तो बात भी ना करूं। साइम उसके सामने आ खड़ा हुआ। सोपारिया पसल सी हो गई। देख ही उसकी तरफ रहा था। हद हो गई यार, मुझे पहले ही एहसास क्यों ना हुआ? वो बड़बड़ाया। कौन सा एहसास? मैं सारी रात नहीं सोया, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहा। क्यों, तुम्हें यह हक किसने दिया है कि तुम सारी रात सिर्फ मेरे बारे में सोचो? वो तुनक कर बोली। ना अपने लफ्ज़ों पर गौर किया, ना साइम की बात पर। उसे तो बस कल की डांट का बदला लेना था। क्योंकि मैं तुमसे जब मोहब्बत का इदराक हो गया था तो एहसार में क्या हर्ज था, मगर हाय किस्मत, रोशानी के हाथ भी वो अभी चढ़ा था। तुम्हें शर्म नहीं आई सेबी को इस तरह साथ ले जाते? साइम ने गहरी सांस भर के सेबी को देखा। वो नजरें चुरा गई। कल आते ही सारी बात रोशानी को बताकर खूब डांट खाई थी। मैं कौन सा ज़बरदस्ती ले गया था? शक्ल से तो अच्छे हाथ से समझदार लगते हो, ये तो बेवकूफ़ थी। सेबी ने तिल मिलाकर रोशानी को देखा। खुद को बेवकूफ़ कहना पसंद नहीं आया था। मैं वैसे भी समझदार हूँ, इसीलिए इसको दोस्तों में ले गए। सॉरी रोशानी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये मामूली बात नहीं थी। ठीक है, हम पर कोई पाबंदी नहीं, हम तुम्हारे साथ आते जाते रहते हैं, मगर इस तरह छुप कर पार्टी में घर में किसी को भनक भी पड़ गई तो तुम दोनों का हशर हो जाना है। तो अब क्या हो रहा है? वो बड़बड़ाया। साइम बी सीरियस। रोशानी को मजीद गुस्सा आ गया। अच्छा बड़ी भी, आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी, हम दोनों को माफ़ कर दो। साइम ने हाथ छोड़ दिए। बड़ी भी किसको कहा है? वहाँ अपने यहाँ महाज खुल गया था। कमरे में रखा मोबाइल मुसलसल बज रहा था। अंदर आते ही सोपारिया ने बेजारे से अनजान नंबर को देखा। होगी किसी दूर पार के रिश्तेदार की कॉल। अब कहेंगी अम्मी से बात करवा दो। बेड पर बैठकर कुशन गोद में रखा। अभी अभी रात के खाने के बर्तन धोकर आई थी। जब से इम्तिहान खत्म हुए थे ये ड्यूटी उसी की लगी थी। बेल दोबारा बजने लगी। जेबी को कॉल लेनी ही पड़ी। जेबी, एक अनजान मर्दाना आवाज़, मगर लहजे की हलावत और नरमी जैसे उसका नाम नहीं जुबान पे शहद रखा हो। कौन? वो हैरान हुई। जिसके लिए रातों की नींदें उड़ गईं वो पूछ रही है कौन। ओ हेलो, तुम कौन हो? तारुफ करवा रहे हो या? जब से तुम्हें देखा है मैं तो अपना नाम भी भूल गया हूँ। तो अपनी अम्मी अब्बू से कहो तुम्हारा नाम पता तुम्हारे बाजू पर खुदवा दे। पागल। पागल तो तुमने मुझे बना दिया है। महवर लहजा। सोपारिया ने अब की घबरा के कॉल काटी थी। स्टूपिड। वो मोबाइल रखकर लेटी ही थी कि मैसेज आ गया। आई एम सॉरी, शायद मैंने तुम्हें डरा दिया। मुझे ये सब एकदम नहीं कहना चाहिए था, लेकिन सच तो यही है कि जब से तुम्हें देखा है पहली नज़र की मोहब्बत पर एतबार आ गया है। सोपारिया उठकर बैठ गई। ये यकीनन साइम है, आवाज़ बदलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, वरना पहले तो कभी कोई रॉन्ग कॉल नहीं आई। वो नंगे पाँव बैल्कोनी में आ गई। रेलिंग के पास आते ही साइम के कमरे की खिड़की उसके सामने थी। रॉकिंग चेयर पर बैठा साइम और हाथ में मोबाइल। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ साइम, तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। वो मुस्कुराकर अंदर आ गई जहाँ मोबाइल फिर से गुनगुनाया था। अब के उसे तसल्ली और इत्मीनान से मैसेज पड़ा। मैं बुरा लड़का नहीं हूँ, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। सेबी ने मुस्कुराहट दबाते लिखा। फ्रेंडशिप करो तो ही सामने आऊँगा। खट से जवाब आया। स्टूपिड, वो तो कब की हो गई। स्माइलिंग फेस के साथ ये मैसेज शहीर के मोबाइल की स्क्रीन पर चमकाया। वो एक झटके से उठ बैठा। इतनी जल्दी पट गई? ओ गॉड, ये है इस लड़की की औकात। अब मज़ा आएगा और मज़ा चिखाऊंगा साइम को। वो अपनी कामयाबी पे बेतहाशा खुश था और अपने कमरे में बैठा साइम अली को मैसेज कर रहा था। यार, मैं उसे आई लव यू कह दूँ? खिड़कियों से पर्दे समेत दिए गए थे। रोशनी पूरे लॉन्च में फैली थी। अक्टूबर की धूप को देखते हुए आसूदा सी खामोशी का एहसास होता था। समीना और साजदा अपनी अपनी चाय की प्यालियाँ पकड़े नाश्ते के बाद की फरागत एंजॉय कर रही थी। ये सफाई हो चुकी थी। दोपहर के खाने में देर थी। रोशानी कमरे में खुद सी टीवी देख रही थी और जेबी को करने के लिए कोई काम ना मिलता था। तुम कहाँ लूर लूर फिर रही हो? माँ के टोकने पर वो बेजार सी आकर उपास बैठी थी।
क्या करूं, करने को कुछ है ही नहीं। यहाँ सारा दिन घर के काम खत्म नहीं होते, इन्हें करने को कुछ नहीं मिलता। ताई अम्मी शादी कर दे। इस बेवक्त तो नामाकूल फरमाइश पे ताई के मुंह से चाय फव्वारे की तरह निकली। समीना बेटी की बात पे हक्का बक्का रह गई। कुछ होश के नाखून लो, कोई इस तरह शादी की फरमाइश करता है? आपा, इसकी उम्र देखी और फरमाइशें सुने, पालने में ही ना रुस्सत कर देती। समीना तिलमिलाई। अल्लाह अल्लाह, अपनी शादी की बात कौन कर रहा है? सेबी ने माथे पर हाथ मारा। मैं तो दानियाल भाई और रोशानी की बात कर रही हूँ। पूरी बात सुनती नहीं और डांटना शुरू कर देती हैं। वो नाराज होकर चली गई। बात तो ठीक है। साशा ने प्याली साइड पर रखी। आखिर हम किस बात की देर कर रहे हैं? मैं तो आज ही घर के मर्दों से बात करती हूँ। ऐसे कैसे? अभी तो कोई तैयारी ही नहीं है। समीना बेटी की माँ होने के नाते बुकलाई गई। तैयारियों का क्या है, घर की शादी है, मिल बांट कर लेंगे। आप तो लड़के की माँ हैं, हम ठहरे लड़की वाले। तैयारी तो करनी होगी। ना लड़की तुम्हारी ना लड़का, दोनों मेरे बच्चे हैं, मैं खुद ही तैयारी कर लूँगी। साशा ने मोहब्बत और मान से समीना की सारी फिक्रें समेट लीं। चले, मेरा तो बोझ ही उतर गया। समीना मुस्कुरा दी। दानियाल ने लैपटॉप से नसें हटाकर सामने खड़ी छोटी सी लड़की को देखा, जिसकी आंखों में बेहासा खुशी झलक रही थी। दोनों हाथों की बंद मुठ्ठियाँ उसके अंदर उमड़ता जोश जाहिर कर रही थीं। दानियाल को उस पर बेहद प्यार आया, मगर अपना प्यार और मुस्कुराहट दोनों ही छुपा गया था। सेवी ने ताज्जुब से दानियाल की संजीदगी को देखा। आप एक्साइटेड नहीं हुए? इसमें एक्साइटमेंट क्या है? आपकी शादी हो रही है। प्यारी लड़की, घर में शादी की एक प्रॉब्लम है। दानियाल ने लैपटॉप बंद कर दिया। इसमें नयापन नहीं होता। वही लड़की, हजारों बार की देखी सूरत, जिसकी एक एक आदत, पसंद और नापसंद का पता होता है। आप ये रोशानी के बारे में कह रहे हैं? सेवी को यकीन ना आया। दानियाल ने इस बात में सही हिला दिया। लेकिन आप तो उससे मोहब्बत करते थे। सदमे से सेवी का बुरा हाल हो गया था। जाहिर है मेरी कज़न है। बस, वो रोने वाली हो गई। बस, दानियाल ने मायूसी से होंठ दबाए। दानियाल भाई ने ये सब तुमसे कहा? रेलिंग पर दोनों हाथ टिकाते साइम ने बेयकीनी से झूले पर बैठी सेबी को देखा, जिसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे और साइम का दिल उनमें डूब डूब कर उभर रहा था। मैं रोशानी को कैसे बताऊं जो उन्होंने कहा? वो रोशानी से मोहब्बत नहीं करते, वो उससे बोर हो गए हैं। और देखो, उन्हें ज़रा शर्म नहीं आई कि ये सारी बातें मेरे यानी रोशानी की बहन के सामने कर रहे थे। मोहब्बत किसी से और शादी किसी और से। अब ऐसी भी कोई बात नहीं। साइम गड़बड़ा गया और दरवाजे में खड़ी रोशानी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुमने सब सुन लिया। सेबी घबरा कर खड़ी हो गई। तुम्हें दानियाल के बारे में ऐसी बातें करते शर्म आनी चाहिए। उन्हें मेरे सामने ये कहते शर्म आई थी? दुख भरी मासूमियत से कुछ इस तरह पूछा गया कि रोशानी चुप की चुप रह गई। उन्होंने कहा क्या? रोशानी की पूछने की देर थी कि वो चाबी की गुड़िया की तरह बजने लगी। साइम के लाख इशारों के बावजूद कुछ सच, कुछ जोश में भाग लगा आई। रोशानी की रंगत फुक हो गई। रोशानी, तुम शादी से इनकार कर दो। ऐसी शादी का क्या फ़ायदा जिसमें मोहब्बत ही ना हो? और सुपारिया का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही रोशानी जगह छोड़ गई थी। तुम लड़के होते ही बेवफा हो। किसी से मोहब्बत का इजहार करने से पहले 100 बार अपनी फीलिंग्स चेक करो। नस्ला बेचारे साइम पर गिरा। उससे घबरा कर होंठ सी लिए। उससे से दानियाल का बुरा हाल था। मंगनी की अंगूठी उसके सामने पड़ी थी, जो अभी अभी रोशानी अपनी उंगली से उतार कर गई थी। तुम्हारी मंगेतर थी, मगर कभी नज़र भर के नहीं देखा, एक लफ्ज़ मोहब्बत का नहीं कहा। मैं समझती रही कि तुम्हारा मिजाज ही ऐसा है, मगर तुम्हें तो मुझसे उकताहट होने लगी थी। जब अंगूठी पहना रहे थे तब नहीं पता था, यार ये बचपन वाली सूरत सारी ज़िंदगी देखना पड़ेगी। लेकिन सेबी ठीक कहती है, मैं इस बात से मोहब्बत को अपनी चाहतों के पानी से कब तक ताज़ा रखूं? लो, तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद करती हूँ। इस वक्त अगर सेबी सामने होती तो वह ज़रूर ही उसे गंजा कर देता, मगर उससे कमाल तहामुल से काम लिया और बड़ी मासूमी और दुख के साथ वो अपनी अंगूठी चची की हथेली पर रखाया था। और समीना तो जैसे चलते तवे पे जा बैठी थी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? रोशानी रो रो कर हलकान हो रही थी। वो इस तरह कैसे मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल सकता है? नियत खराब होते देर कितनी लगती है? ज़रूर उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की आई होगी। चलती पर तेल डालने का काम सुपारिया बाखूबी निभा रही थी। मैं उसके बगैर कैसे रहूँगी? रोशानी फूट फूट कर रो पड़ी। इतनी जान निकल रही थी तो अंगूठी क्यों वापस की थी? अंदर आती समीना उसका जुमला सुनकर ही गुस्से में आ गई थी। तुम लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि अपनी मर्जी से फैसले करो? तुम्हें शर्म नहीं आई? अंगूठी दानियाल के मुंह पे मार आई हो। मुंह पर तो नहीं मारी, मेज़ पर रख कर आई थी। सुवारिया ने जल्दी से वजाहत की और बेभाव की सुनी। उसे कमरा छोड़ना पड़ा। बाहर दानियाल
किस बेफिक्री से बैठा जूस पी रहा था। होप क्लास लगी? नहीं, अभी बाकी है। वो चल भुन गई। कोई बात नहीं, कसर मैं निकाल देता हूँ। अब सुपारिया इतनी बेवकूफ़ तो नहीं थी कि वहीं खड़ी रहती। दूसरे, समीना ने रोशानी के 14 तबक रोशन कर दिए थे। लम्हों में अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। और दानियाल, उसे कैसे सॉरी करूं? उस बेवकूफ़ लड़की की बातों में आकर रिश्ता तोड़ने चली थी, जो आधी बात सुनकर पूरी समझती है और बिना तस्दीक आगे पहुंचा देती है। वो उसके हाथ का नाश्ता किए बगैर ही चला गया था। गलती का एहसास पछतावे में ढल गया। लड़ लेती, झगड़ लेती, यूँ अंगूठी तो वापस न करती। खाली हाथ नहीं, उसका दिल हुआ था। आंटी, मैं इतनी परेशान हूँ कि बता भी नहीं सकती। उस दिन की डांट के बाद से ज़ुबारिया हमेशा फ़ाइका की मौजूदगी में ही आती थी। अच्छा, लगता तो नहीं है। जूस लेकर आते साइम ने जल भुनकर कहा। पिज़्ज़ा का आखिरी पीस ज़ुबारिया के हाथ में था। सब कुछ मेरी वजह से तो हुआ है। जिंदगी के मामलात इतनी गैर संजीदगी से हैंडल नहीं किए जाते, फ़ाइका ने नरमी से समझाया। अब बड़ी हो गई हो, रिश्तों की नज़ाकत समझो। उन्होंने ट्रे से जूस का ग्लास उठाकर सेवी को दिया। साइम अपना ग्लास लेकर बैठ चुका था। वो मुझे बता देती कि मजाक कर रहे हैं। अम्मी को भी तो बताया। अब हौसला करो, कुछ दिनों में मामला ठीक हो जाएगा। कैसे? वो साइम की तरफ मुड़ी। रोशानी ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। दानियाल भाई शारजा जा रहे हैं और रोशानी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं। तो पहले तुम जाकर भाई से माजरत कर लो। उसका गुस्सा ठंडा हो गया तो खुद बहुत रोशानी को मना लेगा, फाइका ने समझाया। हाँ, सारे फसाद की जड़ तो तुम हो, साइम ने बहुत रवानी से कहा। जेबी ने खा जाने वाली नजरों से साइम को देखा। वो गड़बड़ा गया, मगर तीर कमान से निकल चुका था। क्या करें, तुम्हारी नस्ल खुद को इतना समझदार समझती है कि कोई भी कदम उठाने से पहले किसी बड़े से मशवरा करना ही गवारा नहीं करती। हो सकता है तुम लोगों के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो, मगर तजर्बा आज भी बड़ों का ज़्यादा है, फाइका ने समझाया। और उसने कान पकड़कर दानियाल से माफ़ी मांग ली थी। वो इतनी संजीदा, दुखी और शर्मिंदा लग रही थी कि दानियाल को हंसी आ गई। प्लीज़ आप रोशानी को माफ़ कर दें, उसका कोई कसूर नहीं, सारी गलती मेरी है। तो इस गलती की सज़ा क्या है? आप शारजा से मेरे लिए कुछ न लाइएगा। इतनी बड़ी कुर्बानी? दानियाल सचमुच मुतासिर हुआ। आप जो रोशानी के लिए लाएंगे मैं खुद उससे शेयर कर लूँगी, बेहद मासूमियत और उदासी से कहा गया था। किचन में खड़ी रोशानी ने ना जाने कितनी बार आंसू हुश किए थे और उसे देख देख कर ज़ुबारिया को भी रोना आ रहा था और साथ में दानियाल पर गुस्सा भी। इतनी माफ़ी मांगने के बाद भी उन्होंने रोशानी से बात नहीं की थी, हालांकि आज उनकी फ़्लाइट थी। वो मुझसे बात किए बिना ही चला जाएगा। हाँ तो जाने दो, इतनी माफ़ी मांगने के बावजूद जो शख्स माफ़ नहीं कर सकता तो यकीन जानो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। बस करो सेबी, पहले ही तुम्हारी बातों में आकर मैं बहुत नुकसान उठा चुकी हूँ। रोशानी उसी पर बरस पड़ी। ठीक कहा, दूसरों की बातों में आने वाले इसी तरह नुकसान उठाते हैं। चौड़ी हथेली पर रखी अंगूठी उसके सामने थी। रोशानी सर उठाकर दानिया का चेहरा भी न देख पाई, बस शर्मिंदगी से अंगूठी को देखती रही। सेबी ने जल्दी से अपना चेहरा साफ किया। इसे पहन लो, क्योंकि जब रिश्ते बदलते हैं तो जज्बे भी बदल जाते हैं। जज्बे बदलें तो रिश्तों में ताजगी खुद ब खुद पैदा हो जाती है। और आइंदा उसे रोशानी का हाथ पकड़कर अंगूठी पहनाई। किसी की बातों में आकर अपने और मेरे रिश्ते को खराब करने की कोशिश मत करना। ये बात औरे हाथ सेवी को सुनाया गया था, जिसे असूलन अब तक किचन छोड़ देना चाहिए था। मैं बार बार रिंग नहीं पहनाऊंगा। रोशानी मुस्कुरा दी। भीगा भीगा सा मौसम एकदम चमकदार हो गया था। मोहब्बत की खूबसूरती एतबार है रोशानी, तुम्हें सारी दुनिया से हटकर सिर्फ मुझ पर एतबार करना चाहिए। वो कहकर चला गया। रोशानी खुलकर हंसी। तुमने देखा, वो मुझसे मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत थी, सारा इल्ज़ाम मुझ पे रखकर चले गए। सेबी के अपने एतराज़ से दानियाल के शारजा जाते ही जैसे सारे काम खुद ब खुद साइम के ज़िम्मे लग गए थे। वह आज़ादाना घर में पहले भी आता जाता था, मगर अब तो दिन में कई चक्कर लग जाते। सेबी का रिजल्ट भी सबसे पहले उसी ने देखकर मुबारकबाद दी थी और सेबी जैसे हवाओं में उड़ रही थी कि अब मैं कॉलेज जाऊंगी। अगले दिन किसी ने उसे बहुत से फूल और चॉकलेट भेजे थे और भेजने वाला अपना नाम लिखना भूल गया था। क्या मुसीबत है, वो सामने आकर कहता क्यों नहीं? सेबी चिढ़ गई। कितने खूबसूरत फूल हैं, किसने भिजवाए? रोशानी नहाकर निकली तो फूल पकड़े सतरंगी हो रही थी। उसने खुशबू से दामन छुड़ाकर रोशानी को देखा और मुस्कुराई। अभी 2 दिन पहले तो साइम ने अचानक उससे पूछा था, अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत हो जाए तो तुम कैसे बताओगी? मैं क्यों बताऊंगी, वो मुझे बताएगा। सभी खिलखिलाई थी। कैसे? फूल देकर, चॉकलेट लाकर, मेरे मोबाइल में बैलेंस डलवाकर। रोशानी ने बेहद हैरत से सेबी को देखा और डर गई। ये मुस्कुराहट
आंखों में खिले ख्वाबों के रंग नाआशना नहीं थे। सेबी, रोशानी ने डर कर उसे झंझोड़ डाला। क्या हुआ? ये सब किसने भिजवाया है? साइम ही देगा, और किसने देना है? अच्छा। रोशानी एक लम्हे को चुप हो गई। सोवारियाँ फूलदान में फूल सजाने लगी थी। फूल कैसे लगे? रात को मैसेज आया था। बहुत अच्छे थे, मगर मज़ा तो तब आता जब सामने आकर देते। इतनी बेचैनी? तो ठीक है, सामने भी आ जाऊंगा। वो जवाब टाइप करते करते बैल्कनी में आ गई, मगर जवाब अधूरा रह गया। उसने आंखें फाड़ कर बैल्कनी में मौजूद साइम को देखा। उसके हाथ खाली थे। सुपारी ने मोबाइल स्क्रीन को देखा, जहाँ एक और मैसेज रोशन हुआ था। वो साइम नहीं था, तो साइम के मुखालते में वो आज तक किससे बात कर रही थी? वो अंदर तक काम गई। सेबी ने नंबर ब्लॉक कर दिया, मगर अनजान नंबरों से पूरा दिन घंटियाँ बजती रहीं। यहाँ तक कि शहीर गुस्से में आ गया। गुस्सा जो अकल सल्ब कर लेता है, शैतान का हथियार है और इंसान को कुछ भी करने पर उकसाता है। रोशानी ने दानियाल से बात खत्म की ही थी कि खट खट व्हाट्सएप मैसेजेस आने लगे। किसी ने तस्वीरें भेजी थीं। रोशानी नंबर पर गौर करती तस्वीरें खोलती गई और साथ ही उसका रंग उड़ता गया। सोवारियाँ नहा कर निकली थी। तौली से बाल खुश्क करते आईने के सामने आ खड़ी हुई। आईने में रोशानी का अक्स देखकर शरारत से मुस्कुराई। दानियाल भाई ने ऐसा क्या कर दिया है कि तुम्हारा रंग ही उड़ गया? रोशानी ने नसें उठाकर उसे देखा और मोबाइल स्क्रीन का रुख उसकी तरफ कर दिया। अब रंग उड़ने की बारी सुबारिया की थी। वो और साइम, तस्वीरों की एडिटिंग इस तरह की गई थी कि रोमांटिक पोज बन गए थे। तौलिया सुबारिया के हाथ से फिसल गया। कॉलेज कैंटीन पर अली, मुराद और साइम बैठे थे। आज का लंच मेरी तरफ से है। शहीर अभी अभी आया था। बहुत मुश्किल से दोनों की बातचीत बहाल हो गई थी, वो भी शहीर की माजत करने के बाद। किस खुशी में? अली ने पूछा। सुबारिया के रिजल्ट की खुशी में। वो आराम से कुर्सी खींचकर बैठ गया। अली ने साइम के चेहरे पर गुस्से की शिद्दत का अंदाज़ा लगा लिया। देखो यार, बड़ी मुश्किलों से हमारा ग्रुप मुकम्मल हुआ है। प्लीज़ कोई ऐसी बात ना करना। क्या हो गया गाइस? शहीर हबासत से मुस्कुराया। मेरी और जुबारिया की रोज़ाना चैट होती है। साइम गुस्से से खड़ा हुआ। कुर्सी धक्का खाकर उलट गई। कैंटीन पर इक्का दुक्का स्टूडेंट से मुड़कर देखा। देखो, अब तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। शहीर ने दोनों हाथ सुलझो अंदाज में खड़े किए। तुम्हारा उससे ब्रेकअप हुआ या नहीं, मगर वो मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। और बस साइम का सब जवाब दे गया। वो शहीर पर पल पड़ा। दोस्तों ने बीच बचाव की बहुत कोशिश की, मगर साइम नहीं रुका था। यहाँ तक कि उसे कुर्सी उठाकर शहीर को दे मारी। शहीर के माथे से खून निकलने लगा। बामुश्किल कुछ लड़कों ने साइम को काबू किया। मुझ पर हाथ उठाने से पहले जुबारिया से ये पूछो कि क्यों अपने कमरे में मेरे भेजे फूल सजा रखे हैं। शहीर की बात पर एक लम्हे को साइम सुनसा हो गया था। तभी प्रिंसिपल के आने की इत्तला पर लड़के तितर बितर होने लगे। साइम शहीर को घूरता वहां से चला गया था। ये सब क्या है सेबी? तुम पार्टी में गई थी या ये सब करने? रोशानी का बस नहीं चल रहा था उसे पीट कर रखते। क्या मैं ये सब ले जाकर अम्मी को दिखाऊं? नहीं रोशानी, प्लीज़ इस तरह मत करना। ये सारी तस्वीरें इस तरह नहीं, एडिटिंग की गई है। जो कुछ भी है, तुम्हारी ज़रा सी बेहतियाती तुम्हें कहाँ ले आई है? रोशानी सर पकड़कर बैठ गई। मुझे क्या पता था, मैं तो सिर्फ साइम के मुगालते में। ये मुगालते ही तुम जैसी लड़कियों को डबोते हैं। इतनी बेहतियाती। और अगर वो साइम था भी, तो भी तुम्हारा साइम के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि तुम उससे इस तरह आधी रात को चैट करो। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। उसे डरते डरते इतराफ़ किया। अपनी उम्र देखो और अपनी बातें सुनो। इसलिए तो खामोश थी। ये खामोशी थी। मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी गलती पर मुझे पर्दा नहीं डालना चाहिए था। तभी अम्मी को बता देती। रोशानी प्लीज़ मेरी मदद करो, अब मैं क्या करूँ? क्या मदद करूँ? किससे कहूँ? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। साइम से ही बात करती हूँ। इस सारे में वो भी जिम्मेदार है। तभी तेजी से साइम अंदर आया। दोनों हैरत ज़दा रह गईं। वो घर में तो आता था, मगर इस तरह बेधड़क किसी के कमरे तक आने की इजाज़त नहीं थी। साइम क्या हुआ? रोशानी ने घबरा कर पूछा। उसका खुला गिरबान, माथे पर बिखरे बाल, आंखों की वहशत कुछ और ही कहानी सुना रही थी। साइम क्या हुआ? मगर साइम की नज़रें उनसे हटकर साइड टेबल पर सजे फूलों पर जमी थी। साइम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हुआ है? रोशानी उठ के करीब आई। साइम ने गर्दन घुमाकर सुपारिया को देखा। उसकी नज़रों में इतनी बेयकीनी और नफरत थी कि सुपारी अंदर से हिल गई। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुमसे बात करनी थी। देखो, तुम लोगों की ज़रा सी बेवकूफ़ी ने क्या दिन दिखाया है। रोशानी मोबाइल लेकर पलटी तो साइम वहाँ नहीं था, और सुपारिया सर चेहरा लिए खुले दरवाजे को देख रही थी। मेरी इज्जत दो कौड़ी की करके रख दी। आंख मिलाकर बात करने के काबिल नहीं रहा था। जब प्रिंसिपल साहब मुझे ये बता रहे थे कि मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ने के बजाय
लड़कियों के हाथे दोस्तों के सर फाड़ता फिर रहा है। इब्राहिम साहब आग बगोला हो रहे थे। फाका ने चौंक कर सर उठाया। लड़की? उन्होंने ताज्जुब से सर झुकाकर खड़े साइम को देखा। ये नहीं पूछोगी वो लड़की कौन है? साइम ने दिल ही दिल में मोटी मोटी गालियां दी थी। कमबख्त ने कोई पर्दा नहीं रखा था। जोबारिया की वजह से ये सारा झगड़ा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं, सेबी का इस सब में कोई कसूर नहीं। साइम के लहजे की तेजी, आंखों में उमटता गुस्सा इब्राहिम की बात की तस्दीक कर रहा था। फाइका शौक से जवानी की दहलीज पर कदम रखते बेटे को देखे गई, जिसका कद बाप के बराबर आ गया था। वो जोबारिया से बहुत नाराज था, मगर इस तरह उसका नाम उछलता ये भी गवारा नहीं था। वो गुस्से में सीढ़ियाँ चढ़ गया। बाप की आवाज़ ने ऊपर तक ताक़ुब किया था। आज के बाद ना तुम उन लोगों के घर जाओगे ना उस लड़की से कोई ताल्लुक़ रखोगे। ताल्लुक़ बच्चा ही कब है। ऊपर साइम ने जोर से दरवाज़ा बंद किया था। मैं इसीलिए उनकी बढ़ती कुर्बतों के खिलाफ थी। कई बार रोका, कई बार टोका, बचपन रुखसत हो गया है। जवान हो गए हो, अब ये सब सेब नहीं देता। इब्राहिम साहब सर पकड़कर बैठ गए। कितनी अजीब बात है, मैं बेटी की माँ होकर ये सब महसूस कर गई और बेटी वालों को खबर भी ना हुई कि उनकी बेटी क्या करती फिर रही है। मुझे समीना और साजिदा को ये सब बताना होगा। उनकी आंखें खोलना ज़रूरी है, वरना कोई और हादसा भी हो सकता है। तुम सिर्फ अपने बेटे के कदम रोक लो। उन्हें जाकर ये सब बताओगी तो क्या वो तुम्हारी बात का यकीन करेंगे? उनकी नज़रों में तो अब भी वो छोटी सी बच्ची है। लेकिन हम खामोश होकर भी तो नहीं बैठ सकते। अगर साइम साइम के साथ जो कुछ हो गया उसके बाद वो जुबारिया की शक्ल भी नहीं देखेगा। इससे इस मामले को यहीं ख़त्म कर दो। इब्राहिम साहब ने हतमी अंदाज में कहा तो फाइका को मजबूरन खामोश होना पड़ा था। साइम, कितने दिनों के बाद वो उसे बैल्कोनी में अकेला नजर आया था। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वो वापसी के लिए मुड़ा। साइम, खुदा के लिए एक बार मेरी बात सुन लो। सेबी ने हाथ जोड़ दिए थे। साइम ने पलटकर उन शमगीन निगाहों से घूरा, फिर पास आया। बहुत कमाल की चीज़ हो। दोनों हाथ रेलिंग पर टिकाते वो फनकारा। कितनी मासूम और सादा नजर आती हो, या मेरी ही नज़र का धोखा है? क्या कह रहे हो? किसी भी लड़की से दोस्ती कर लोगी बगैर जाने बूझे? कोई भी तुम्हें अपनी बातों से बहला लेगा। मैंने किसी से दोस्ती नहीं की। वो कुड़लाई। मेरे अलावा और किस किस को बेवकूफ़ बना रखा है? शही ने अपनी और जुबारिया की चैट साइम को सेंड कर दी थी। वो स्क्रीनशॉट साइम को नाक की तरह डस रहे थे। इस तरह बात मत करो। सेबी ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा तो साइम ने यूं झटका खाया जैसे मुर्दा चुपली को छू लिया हो। मैं तुम्हारी हाथी उस लड़के को जान से मारने वाला था। कॉलेज से निकाला जा सकता था और तुम उसके साथ चैट करती रहीं, दोस्ती की पींगे बढ़ाती रहीं। साइम, बिलीव मी, ये सब इस तरह नहीं था। मैं समझी वो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुम पर कितना ट्रस्ट करता था, पूरे यकीन के साथ कहा था मेरी जुबारियाँ ऐसी नहीं, मगर तुम तो वैसी ही निकली जैसी शहीद तुम्हें कहता था। नहीं। वो 2 कदम पीछे हटा। तुम वो लड़की नहीं हो जिससे मैं मोहब्बत करता था। मोहब्बत का खुल का एहसास भी हुआ तो किस लम्हे। तुम वो लड़की हो जिससे मैं नफरत करने लगा हूँ। सेबी खड़े खड़े अपने ही पैरों में गिर गई। साइम, मेरे साथ इस तरह मत करो, मैं मर जाऊंगी। मर जाओ। सफाकी से कहते साइम ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा था। उसे पूरे 2 दिन बाद होश आया था। बुखार में चलते वो ना जाने क्या क्या बोले जाती। रोशाने पर्दे डाल डाल कर थकने लगी थी। माँ बाप की जान निकली जा रही थी तो ताया ताई बुलाए फिर रहे थे। उसे होश में आता देखकर सबकी जान में जान आई। रोशाने ने किन जतनों से उन सबको कमरे से भेजा था ताकि से भी एक बार खुलकर रो ले। और वो इतना रोई थी कि रोशाने को लगा कहीं फिर से बेहोशी ना उड़ ले। तभी उसे गले से लगाकर सारे आंसू समेट लिए। उससे कहा, तुम मर जाओ। मरे तुम्हारे दुश्मन, और उसके लिए मरोगी जो इतने सारे लोग तुम्हारे लिए परेशान हैं, उनका क्या? मैं क्या करूं? उसके एक जुमले में मोहब्बत थी और दूसरे में नफरत के कोड़े बरसाने लगा। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। अगर ऐसा होता तो तुम पर यकीन भी करता। रोशाने उसे तसल्ली देते देते थकने लगी थी। भूल जाओ, अपने कदम वापस मोड़ लो। वैसे भी ये सब बहुत जल्दी था। मैं तो पहले ही इसके हक में नहीं थी। और खुदा का शुक्र अदा करो, घर के बड़ों को किसी बात की खबर नहीं, वरना। भाई, किस बात की खबर नहीं? बाप की आवाज़ पर दोनों चौंक गईं। सरमद दूध का ग्लास लेकर आए थे। अब्बू, आप क्यों लाए? मैं आ ही रही थी। रोशानी खड़ी हो गई। नहीं भाई, आज तो मेरी गुड़िया मेरे हाथ से दूध पिएगी। सरमद रोशानी की छोड़ी जगह पर बैठ गए। अपना मुतवरम चेहरा छुपाने को जुबारिया ने सर झुका लिया था। रख दें अब्बू, मैं थोड़ी देर तक पी लूँगी। सरमद ने ग्लास साइड टेबल पर रख दिया और बहुत प्यार से उसका सर थपथपाया। कोई परेशानी है? सेबी के हलक में कुछ अटक गया। उससे सर नफ़े में हिलाया था। तुम मुझे बहुत प्यारी हो ज़ेबी,
बल्कि कभी कभी तो लगता है मैंने रोशाने के हिस्से की आधी मोहब्बत भी तुम्हें दे दी। रोशानी मुस्कुरा दी। वो ये बात अच्छी तरह जानती थी, फिर भी कभी सेबी से जेलस नहीं हुई थी, क्योंकि वो खुद सेबी को बहुत चाहती थी। इसीलिए कह रहा हूँ, ज़िंदगी में कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ या कोई भी मुश्किल आए तो अपने बाप को ज़रूर बताना। सरमद उसके सर पे बोसा देकर जा चुके थे, मगर उनकी आवाज़, उस लहजे का असर पूरे माहौल पर छा गया था। कुछ लम्हे बाद रोशाने का अर्तकास सेबी की सिसकी से टूटा। वो रो रही थी। अब बताओ, साइम की खातिर इन लोगों को दुखी कर सकती हो? नहीं कर सकती, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ साइम मुझे बुरी लड़की ना समझे। मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। रोशाने सेबी की बात पर तवील सांस लेकर रह गई। उसे हर सूरत साइम से बात करना होगी, वो फैसला कर चुकी थी। साइम ने बाइक निकाल कर गेट बंद किया ही था कि सामने रोशाने आ खड़ी हुई। रोशाने, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन मुझे तो करनी है। तुम होते कौन हो मेरी बहन को इतनी बातें सुनाने वाले? रोशाने, मुझे देर हो रही है। तुमने उसकी बात सुनना भी गवारा नहीं की। क्या सुनता? जो कुछ देख आया हूँ उसके बाद सुनने की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। वो शहीर के दिए फूल अपने कमरे में सजाई बैठी थी। वो भड़क उठा, क्योंकि वो ये समझती थी कि वो फूल तुमने उसे भेजे थे। रोशाने का लहजा बदला हुआ था। ये भी गनीमत था कि पूरी लेन खाली थी, सवाए उन खामोश खड़े दरख्तों के जिन पर नवंबर की सुबह की अवलीन किरणें गिर रही थीं। साइम एक लम्हे को चुप सा हो गया। तुम्हें उसकी बात सुनना चाहिए थी। उसे लगा वो नंबर तुम्हारा है और तुम उसे तंग करने के लिए मैसेज कर रहे हो। वो तुम हो, यही समझकर वो हर बात का जवाब देती रही, और जैसे ही उसे मालूम हुआ कि वो तुम नहीं कोई और है, तो जेबी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, और इस बात का बदला जेबी से इस तरह लिया गया। रोशाने का तेज सहजा आखिर में मदम हो गया था। साइम मुतबस्सब सा खड़ा बाइक की चाबी को घूरे गया। मैं नहीं कहती कि उससे गलती नहीं हुई, हुई है, मगर तुम भी तो जिम्मेदार हो। उसे दोस्तों की पार्टी में कौन लेकर गया था? साइम ने लब खींच लिए। उसे दोस्तों में बैठकर डिस्कस कौन करता था? गलती सिर्फ उसकी नहीं है, मगर बहुत वो अकेली रही है। लेकिन कोई लड़की इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है कि? अपनी गलती का एतराफ़ तो हो गया था, मगर सोभारिया लड़की थी, उसे ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, ये साइम का ख्याल था। रोशाने उदासी से मुस्कुराई। कोई लड़की इतनी लापरवाह नहीं होती, मगर वो हो जाती हैं जिन्हें मोहब्बत हो जाए। रोशाने की बात पर साइम ने तेज़ी से सर उठाकर उसे देखा। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि मैं चाहती हूँ कि तुम ज़ेबी से रब्ता करो। मैं सिर्फ उसकी पोजीशन क्लियर करने आई थी, ताकि ज़ेबी के दिल पर धरा बोझ कम हो जाए। रोशाने कहकर जा चुकी थी। वो खामोशी से पूछा पूछा भाई को घूरता रहा। नवंबर की हल्की हल्की लिए खुशगवार सी शाम थी। साइम ने ग्लास वॉल से अंदर झांका। लाउंज की सारी रोशनियां चल रही थीं। वो सबके सब एक साथ बोलने की कोशिश में किसी को सुन नहीं रहे थे। अली ने कहा था, अंदर मत आना, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साइम ने स्लाइडिंग डोर को धकेला। वो बेआवाज़ खुला और एक साथ सबकी आवाज़ का रेला बाहर की तरफ लपका। वो सब शहीर को लताड़ रहे थे, जो उनके दरमियान बैठा डिठाई से इतराफ़ कर रहा था। सिर्फ अपने दोस्त को नीचा दिखाने के लिए तुमने ये सब प्लान किया? दोस्त से किसने कहा था कि उस लड़की की वजह से मुझसे झगड़ा करे? हाउ रिडिकुलस! बदला लेने के लिए तुम किसी भी लड़की को बदनाम कर सकते थे। रिता अपनी पतली आवाज़ में चिल्लाने लगी थी। फैमिली टर्म्स ना होते तो आज शहीर उनके घर कदम रखने की जरूरत भी न करता। अली का ख्याल था कि अब साइम अंदर आएगा। किसी भी मुमकिन झगड़े से बचने के लिए वो लड़कियों को वहाँ से उठाना चाहता था, मगर साइम वापस पलट गया था। सतून से टेक लगाए फर्श पे बैठी सेबी इस उदास शाम का हिस्सा लग रही थी। सतून से लिपटी गुलाबी फूलों वाली बेल पर हंसा का साया नहीं पड़ा था, सो फूलों का गुलाबीपन ताज़ा था। वो इस बेल के पास खड़ी होती तो उसी का हिस्सा लगती थी, मगर आज उसका मुरझाया कमलाता चेहरा हिस्सा की सारी उदासी समेटे हुए था। गेट से बाहर कोई बाइक तेज़ी से गुजरी। सेबी को वो सुबह याद आ गई जब साइम उसको एडमिशन करवाने के लिए लेने आया था। हम बाइक पर जाएंगे? बिल्कुल, क्यों डर लग रहा है? नहीं, लेकिन तुम आहिस्ता चलाना। बैठ तो गई, मगर जान हवा हो रही थी। मुझे आहिस्ता चलाने की आदत नहीं। साइम ने शरारत से स्पीड बढ़ाई तो सेबी चिल्लाने लगी थी। फिक्र क्यों करती हो, मैं तुम्हें गिराऊंगा नहीं, और अगर गिरे तो इकट्ठे गिरेंगे। यानी गिरना ज़रूरी है? सेबी छल भुन गई। जोर से पकड़ो। सेबी ने कंधे से उसकी शर्ट पूछी। गला घोंटने को नहीं कहा। वो बिलबिलाया और कुछ दूर जाकर बाइक वाकई स्लिप हो गई थी। ये गनीमत था कि स्पीड स्लो थी। सेबी की कोहनी छिल गई थी और घबराहट में वो सेबी को ही डांटने लगा। इतने अरसे से बाइक चला रहा हूँ, कभी नहीं गिरा। तुम हर 2 मिनट बाद नारा लगा रही थी कि गिर जाऊंगी गिर जाऊंगी। अब गिर गए ना। इतनी भी नेक नहीं हूँ कि मुंह से निकली हर बात सच साबित हो।
लेकिन मेरी बात तो सच साबित हुई कि गिरे तो इकट्ठे गिरेंगे। सेबी की आंखों से आंसू गिरने लगे। तुमने तो मुझे अपनी ही नजरों से गिरा दिया है साइम। साइम ने चाहा उसके आंसू समेट ले। सोबारिया डर के पीछे हटी। साइम को सामने देखकर एक लम्हे को बेयकीन हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेबी, ये क्या हालत बना ली है? सेबी की सर्द रंगत ने साइम को अंदर तक बेचैन कर दिया था। तुम्हें क्या, तुम्हारे नज़दीक तो मैं एक बुरी लड़की हूँ, किसी से भी दोस्ती कर लेती हूँ। तुम्हें चीट कर रही हूँ, इसलिए तुम तो मुझसे नफरत करने लगे हो। वो फट पड़ी। बकवास कर रहा था, गलती पर था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माफ़ करना तो एक तरफ, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। वो झटके से खड़ी हुई। साइम लपक कर सामने आया। प्लीज़ सेबी, मुझे मार लो, गालियाँ दे दो, लेकिन इस तरह मुंह फेर के मत जाओ। यहाँ से चले जाओ। नहीं जाऊँगा। तो ठीक है, मैं चली जाऊँगी। साइम ने बेहतियार उसका हाथ पकड़कर रोका। सेबी ये कुछ कहने से पहले ही उसके अक में दरवाज़ा खुला और रोशानी बाहर आई। सामने का मंजर तैश चलाने वाला था। साइम ने घबरा कर हाथ छोड़ दिया। अभी कोई कसर बाकी है? अब क्या जेबी की जान लोगे? मेरी बात तो सुने। तुम यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। इसके मासूम जहन को गंदा करके अब बातें बनाने आ गए हो। रोशाने, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारी मोहब्बत पर लानत भेजती हूँ। सेबी फिफर कर चिल्लाई। जेबी। रोशाने उन दोनों के दरमियान आ गई। साइम इब्राहिम, सेबी को ना तुम्हारी मोहब्बत से गर्ज है ना नफरत से। अब यहाँ से चले जाओ या किसी को बुलाऊं। साइम ने अक्सर सेबी को देखा, उससे मुंह फेर लिया। अब बात करने का वक्त नहीं था। वो खामोशी से लौट गया। सेबी को उसके कदमों से लिपटी तशनगी का एहसास हुआ। तुमने बिल्कुल ठीक किया। जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुम्हें भी उसकी इज्जत करने की ज़रूरत नहीं। उसने रोशानी की बात गायब दमागी से सुनी। गिटार की उदास सी भरी धुन कब से उसकी खिड़की पर दस्तक दे रही थी। हर जंबिश में खोया साइम का दिल धड़क रहा था। सेबी ने बेचैनी से करवट बदली, मगर बेचैनी रोम रोम में उतर कर उसे बिस्तर से उठने पर उकसाने लगी। साइम बैल्कोनी में इसी चेयर पर नीम दराज आंखें बंद किए था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे तारों को छू रही थीं। पूरे चांद की पीली रोशनी उसके वजूद का अहाता किए हुए थी। चांदनी में आज ठंडक का नील को एहसास ज़्यादा था। सेबी ने रेलिंग पर दोनों हाथ टिकाकर कीना तो नसों से चांद को घूरा। इसे कोई हक नहीं कि वो इतना जगमगाए। जब उसके दिल की दुनिया तारीख थी तो इस चांद को भी बुझा जाना चाहिए था। तुम्हें क्या तकलीफ है? साइम का हाथ रुका, फिर उससे आंखें खोलकर सेबी को देखा। आसपास कोई और नहीं रहता, डिस्टर्ब कर रहे हो। तुम्हें ज़रा भी एहसास है तुम्हारी इस टन से किसी को कितनी तकलीफ होती है? यूँ लगता है सर पर हथौड़े बरस रहे हों। और कभी वो कहती थी, जब तक तुम्हारा म्यूज़िक ना सुन लो मुझे तो नींद ही नहीं आती। साइम यकटक उसे देखे गया। अब अगर मुझे इसकी आवाज़ आई तो मैं उठा के बाहर फेंक दूंगी। साइम का तासुर बदल गया। वो उठा, बैल्कोनी के बाहर वाली रेलिंग के पास गया। अगला लम्हा सेबी के लिए हैरान कुन था। गिटार नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो चुका था और वो सुकून से पूछ रहा था, बस या कुछ और।